अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है? सर अल्लाह का शुक्र। सर। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कुछ समझ आ रही है डेटाबेस की? कोई यस सर। मसले मसाइल हैं तो शेयर कर सकते हैं आप मुझसे। अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेक्चर डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इश्यूज़ हैं अगर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एनी इश्यूज़? नो सर, एज सच तो कोई इश्यूज नहीं है अभी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू द लास्ट लेक्चर तो पूछ सकते हैं अभी। मैं ज़रा बता दूं आपको कि लास्ट टाइम आपने क्या कवर किया था। ये स्लाइड्स आपको नज़र आ रही है? जी सर। हाँ जी, हमने अनोमलीज़ के ऊपर बात की थी। अनोमलीज़ जो हैं सम टाइम टेबल में अगर रिडंडेंसीज हों तो उनकी वजह से अनोमलीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। अनोमलीज़ जो है ये टेबल के ऊपर जो 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन का, डिलीशन का और मॉडिफिकेशन का, इससे रिलेटेड होती है। अगर हम अप्रोप्रिएटली डेटा ना इंसर्ट कर पाएँ, कुछ डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें डमी डेटा इंसर्ट करना पड़े तो इसको इंसर्शन एनोमली कहते हैं। और अगर एक रो डिलीट करें तो जिस डेटे को डिलीट करना चाह रहे थे वो भी डिलीट हो जाए, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा डेटा भी डिलीट हो जाए जिसको हम नहीं डिलीट करना चाह रहे थे, तो इसको डिलीशन एनोमली कहते हैं। और अगर हमें सेल के डेटे को मॉडिफाई करने के लिए मल्टीपल प्लेसेस पे एक ही डेटे को मॉडिफाई करना पड़े इनसाइड द टेबल, तो इसको हम मॉडिफिकेशन एनोमली कहते हैं। ये अनोमलीज़ क्यों होती हैं? एक तो रिडंडेंसी इनकी वजह होती है, दूसरा हमने ये देखा था कि जब हम मल्टीपल एंटिटी टाइप्स के डेटे को एक ही टेबल के अंदर सेव करने की कोशिश करते हैं तो ये अनोमलीज़ का इशू जो है वो अराइज हो रहा होता है। उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले गए। नॉर्मलाइजेशन मोस्टली इसी तरह के टेबल्स को एज ए इनपुट लेता है जिसमें अनोमलीज़ होती हैं और फिर उस टेबल में से अनोमलीज़ को रिमूव करता है। रिमूव करने का तरीका ये होता है कि ये एक बड़े यूनिवर्सल टेबल को स्मॉल टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो इसके पास साइंस होती है अनोमली रिमूव करने के लिए वो यही होती है। हाँ जी, अनोमलीज़ को रिमूव करने का तरीका या मेथड यही होता है कि उसके स्मॉल टेबल्स बना दिए जाते हैं जिनको हम वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स कहते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स में अनोमलीज़ नहीं होती, ना इंसर्शन अनोमली होती है, ना डिलीशन अनोमली होती है, ना ही उसके अंदर मॉडिफिकेशन अनोमली होती है। नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स के ऊपर हमने बात की। नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आप सबसे पहले अपने डेटे को ज़ीरो नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, फिर आप उसमें अगर मल्टी वैल्यूज़ को रिमूव कर दें और प्राइमरी की डिसाइड कर लें तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अगर आप टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसीज़ को रिमूव कर दें तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और अगर आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं तो वो टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और अगर आप मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज जो हैं इनको रिमूव कर दें तो वो टेबल जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है या डीकम्पोज हो जाता है। डिपेंडेंसीज के स्ट्रक्चर को हमने अंडरस्टैंड करना शुरू किया था और हमने ये कहा था कि जो पहले वाली 3-4 नॉर्मल फॉर्म्स हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ऊपर बेस्ड हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमने डिफ़ाइन किया कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि कंस्ट्रेंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स, जिसमें हम ये कहते हैं कि कॉलम बी जो है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है कॉलम ए के ऊपर अगर ए जो है ये बी की वैल्यूज़ को यूनिकली डिटरमिन करता है। तो हम ये कहते हैं कि जो बी है ये डिपेंडेंट है ए के ऊपर फंक्शनली।
ओके जी, नोटेशनली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हैं A implies B। आप ये भी कह सकते हैं A functionally determines B, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी, और यहाँ पे हमने टेबल के अंदर भी इसकी एग्जांपल्स देखी थी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस डिस्कशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट डिस्कशन है लास्ट लेक्चर की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जी अरकम साबर, जी सर। कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ठीक है, म्यूट कर लें। हाँ जी, तो आज की डिस्कशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही मोस्टली डिस्कशन करेंगे आज के दोनों लेक्चर्स के अंदर, और कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको परफॉर्म करेंगे। हाँ, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं, इसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है और जो डिपेंडेंट है इसका भी कॉन्सेप्ट देख लें। इन A implies B, द एट्रीब्यूट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट। तो अगर प्रीवियस एग्जांपल में आप देखें तो ये जो आपके पास एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, इसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, ओके, DET मैं इसको कह रहा हूँ। और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके पास डिपेंडेंट हैं, पी कह रहा हूँ। तो ये टर्म ज़रा आपने ज़हन में रखनी है, आगे जब कन्वर्जन कर रहे होंगे तो इस टर्म को हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे। तो जो लेफ़्ट साइड ऑफ द एरो पे होता है एट्रीब्यूट, उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, और जो राइट साइड वाले एक या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम डिपेंडेंट कहते हैं। इसके अलावा प्राइमरी की और कैंडिडेट की के कॉन्सेप्ट को भी आप थोड़ा रिकॉल कर लें। प्राइमरी की एट्रीब्यूट जो है ये टेबल रोज़ होती है, टपल्स भी जिनको कहा जाता है, ये इनको यूनिकली डिटरमिन करता है। तो इसके अंदर मोरलेस वही प्रॉपर्टी होती है जो आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली प्रॉपर्टी जो है वो देखी है। हमने डिफरेंट सिचुएशंस देखी थी टेबल्स के बारे में। सम टाइम टेबल में एक कॉलम की प्राइमरी की होती है, सम टाइम हमें कंपोजिट की बनानी पड़ती है। अगर टेबल के अंदर एक कॉलम की प्राइमरी की नहीं बन पा रही, मतलब वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं कॉलम्स के अंदर, तो हम फिर 2 कॉलम्स की प्राइमरी की बनाते हैं जिसको हम कंपोजिट की कहते हैं। तो अगर 2 कॉलम्स की प्राइमरी की भी नहीं बन पा रही तो फिर हम 3 कॉलम्स की प्राइमरी की बनाते हैं, अगेन जिसको हम कंपोजिट की कहते हैं। तो आपने टेबल के अंदर प्राइमरी कीज़ जो हैं इनको बनाने के लिए आपका फ़्लो यही होता है कि आप एक कॉलम की प्राइमरी की डिसाइड करते हैं, अगर वो ना बन पाए तो फिर आप कंपोजिट कीज़ जो है इनको बनाते हैं टेबल के अंदर, जो कि एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, समटाइम्स 2 के ऊपर, समटाइम्स 3 के ऊपर। 3 से ज़्यादा नॉर्मली हम नहीं जाते, एक्चुअल जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं 4 या इससे ज़्यादा के नंबर को हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें फिर हमारी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। ये ऐसा भी होता है समटाइम्स कुछ टेबल्स के लिए कि आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम्स ऐसे होते हैं जो कि उस टेबल में प्राइमरी की बन सकते हैं। तो समटाइम ये भी होता है कि एक कॉलम भी नहीं होता, और समटाइम ये भी होता है कि एक से ज़्यादा कॉलम्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर ऐसे कॉलम्स को हम कैंडिडेट कीज़ कहते हैं। कैंडिडेट कीज़ वो कॉलम होता है जो कि कैंडिडेट ऑफ बीइंग प्राइमरी की है। टेबल के अंदर हर वो कॉलम जो ये बिहेवियर या ये रोल अदा कर सकता है प्राइमरी की वाला, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। तो एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन द टेबल, जिसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं, और फिर उसमें से जिसको आप डिसाइड कर लें
वो आपकी प्राइमरी की के तौर पे जो है वो यूज़ हो जाती है। तो नॉर्मली ये जो टर्म है कैंडिडेट की वाली, ये हम प्राइमरी की डिसाइड करने से पहले यूज़ करते हैं टेबल की कि कौन कौन से पॉसिबली इस टेबल के अंदर प्राइमरी कीज़ बन सकते हैं। फिर एक को हम प्राइमरी की के तौर पे डिसाइड कर लेते हैं, बाकी फिर भी कैंडिडेट कीज़ रहती हैं, ये ज़हन में रखना है। बाकी उस टेबल में एग्जिस्ट करेंगी लेकिन उनका रोल या बिहेवियर कैंडिडेट की वाली का होगा। प्राइमरी की वही होगी जिसको आपने टेबल में डिसाइड कर लिया है एज ए प्राइमरी की। ओके जी, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ये आपने एंटिटी इंटेग्रिटी के अंदर भी देखा हुआ है, जो एक कंस्ट्रेंट आपने कवर की थी प्राइमरी की के बारे में। दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एक तो यूनिक होनी चाहिए, इसकी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए थ्रू आउट द कॉलम और ना कभी फ्यूचर में, और इसमें ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिडंडेंसी है, और नल नहीं होना चाहिए। ये भी एक प्रॉपर्टी आपने देखी है प्राइमरी कीज़ के बारे में और कैंडिडेट कीज़ के बारे में। अब ज़रा दोबारा से अपनी डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं। किसी भी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है, जैसे लेट्स से मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की के तौर पे डिसाइड कर लिया है यहाँ पे, तो जो टेबल की प्राइमरी की होती है ये टेबल के हर कॉलम को फंक्शनली डिटरमिन कर रही होती है। तो जिसको आपने प्राइमरी की के तौर पे डिसाइड कर लिया है टेबल की, तो वो टेबल के हर दूसरे कॉलम को फंक्शनली डिटरमिन कर रही होती है। तो इसको हम प्राइमरी की फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कह देते हैं समटाइम, कि जो प्राइमरी की ऑफ टेबल है ये टेबल के हर अदर कॉलम को फंक्शनली डिटरमिन कर रही है। तो ये ऐसी ही सिचुएशन है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है कि इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की कॉलम है वो इस टेबल के बाकी कॉलम्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है। जैसे एम्प्लॉय आईडी जो है ये नेम को डिटरमिन कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट नेम को डिटरमिन कर रहा है, और एम्प्लॉय आईडी जो है वो सैलरी को डिटरमिन कर रहा है। तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, और सम टाइम आगे आप डेफिनेशन में जाके देखेंगे भी कि इसको हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम फुल की टर्म यूज़ करते हैं, या इसको हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी या FD मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के तौर पे रेफ़र कर रहे होते हैं। तो ऐसी डिपेंडेंसी जो उस टेबल की प्राइमरी की के ऊपर बेस्ड है, इस तरह की डिपेंडेंसी जो है इसको हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो क्वेश्चन है आपका इस डिस्कशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस अब्दुल्ला। सर अगर कॉम्पोजिट की होगी फिर ये किस तरह फंक्शनली डिपेंडेंट होगा, फुल फंक्शनल डिपेंडेंट? उस तरह फिर तो दो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जिसका होगा। आ जाते हैं, इस पे भी हम बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सर ये कैंडिडेट की दोबारा रिपीट कर देगा? प्राइमरी की क्या होती है जरा बताइएगा। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की वो की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, वो एट्रीब्यूट या वो कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है पूरे टेबल को। और अगर ये प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कॉलम्स में हो तो सारे जो है उनको हम कहेंगे ये कैंडिडेट कीज हैं। ओके, कोई अगर ये एग्जांपल दे दो इसकी। जी, कोई एग्जांपल? जैसे आपके टेबल के अंदर अगर हमने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेव किया हुआ है और आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी सेव किया हुआ है, हम प्राइमरी की बना देते हैं आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर फिर क्या होगा? वो फिर कैंडिडेट की होगा। वो कैंडिडेट की होगा। ठीक हो गया, ओके थैंक जी, यू सर। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अभी मैं आ जाता हूँ ये डिस्कशन के ऊपर, ये जो कंपोजिट की के साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली टर्मिनोलॉजी है इस पे भी हम आ जाते हैं दोबारा से। ये भी एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक टेबल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब हम अगर गौर करें तो इस टेबल में सिंगल कॉलम की प्राइमरी की नहीं बन सकती। जैसे एम्प्लॉय आईडी देखें तो वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखें तो उसकी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हो रही है, और नीचे भी इसकी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हो रही है।
तो आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के साथ प्राइमरी की जो है वो नहीं बना सकते। अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ या सिंगल कॉलम की प्राइमरी की बनाना चाहूँ तो वो यहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। और क्या मैं कंपोजिट की बना सकता हूँ एम्प्लॉय आईडी और नेम की? तो ये भी आप मैं नहीं बना सकता, क्योंकि ये पूरे का पूरा कंपोजिट जो है ये रिपीट हो रहा है। आप देखें कि किसी दो को अगर आप कंपोजिट की करने की कोशिश करेंगे तो ये रिपीट हो रहा है। जैसे 100 एंड मार्गरेट जो है ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो एम्प्लॉय आईडी और नेम के साथ, डिपार्टमेंट नेम के साथ और सैलरी के साथ आप कंपोजिट की नहीं बना सकते। यहाँ पे आपके पास ये इशू जो है वो राइज हो रहा है। फिर आपको कोई और कॉलम यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास जो अप्रोप्रिएट कॉलम है वो कोर्स टाइटल है। इन दो कॉलम्स के साथ आप अप्रोप्रिएटली इस टेबल में प्राइमरी की जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि सिंगल कॉलम ऑप्शन आपके पास नहीं थी, इसलिए आपको कंपोजिट की तरफ जाना पड़ा। तो प्राइमरी की इस टेबल के अंदर जो है वो कंपोजिट की है। पी के जो है वो आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा कॉलम्स पे कंसिस्ट कर रही है, और वो इस सिचुएशन के अंदर एक कंपोजिट की है। ओके, तो ये नहीं है कि हमने एक कॉलम की प्राइमरी की बनाने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश की थी एक कॉलम प्राइमरी की बनाने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमें कंपोजिट की जो है वो यहाँ पे बनानी पड़ी है। अब ये जो कंपोजिट की है ये डिटरमिन कर रही है इस टेबल के हर अदर कॉलम को। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि मैं लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी, EMP underscore ID and comma course title is a second component of this primary key। तो उसका नाम है course title underscore title। ये दोनों मिल के डिटरमिन कर रहे हैं इस टेबल में अदर कॉलम्स को। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से अब रेफ़र करूँगा, और यहाँ पे बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, नेम हो गया या डेट कंप्लीटेड हो गया, तो इन सब को ये दोनों मिल के फंक्शनली डिटरमिन कर रहे हैं, क्योंकि इस टेबल की कंपोजिट की है या कंपोजिट प्राइमरी की है। ओके, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की ये मेन प्रॉपर्टी है कि जो भी उस टेबल के अंदर प्राइमरी की हो, कंपोजिट हो या सिंगल कॉलम प्राइमरी की हो, वो उस टेबल की बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उनको फंक्शनली डिटरमिन कर रही होती है। तो ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा और गौर करें तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है, अगर इसके बारे में आप देखें तो ये भी कुछ कॉलम्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है अकेला। जैसे ये फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है नेम को, और ये फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है डिपार्टमेंट नेम को, और ये फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है सैलरी को। ये आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू कॉल करें तो आपको रिस्पांस में एक ही वैल्यू मिलेगी, नेम की, डिपार्टमेंट नेम की और सैलरी की। तो ये इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की नेम के साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, डिपार्टमेंट नेम के साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, और सैलरी के साथ आपको डिपेंडेंसी नज़र आ रही है। तो ये भी एक तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी है। यहाँ पे अब हम ज़रा थोड़ा इसकी टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं, या सिचुएशंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी की किसी भी टेबल के अंदर 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। एक जिसको हम फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर किसी टेबल की प्राइमरी की उस टेबल के कॉलम्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रही हो तो इसको हम कहते हैं कि ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ़ की एट्रीब्यूट डिटरमिन्स नॉन की एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है।
अगर ऐसी सिचुएशन है कि प्राइमरी की दूसरे कॉलम्स को डिटरमिन कर रही है तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का कोई इशू नहीं होता, कोई हार्म नहीं होता। ये टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है और ये कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करती। एक टाइप ऑफ डिपेंडेंसी होती है जिसको हम कहते हैं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और आपने वो डेफिनेशंस के अंदर देखा भी था कि इसको रिमूव करना चाहिए। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि पार्ट ऑफ प्राइमरी की, अब यहाँ पे टर्म आई है पार्ट ऑफ प्राइमरी की और की। पार्ट ऑफ प्राइमरी की तभी होगी जब वो कंपोजिट होगी। अगर एक कॉलम की प्राइमरी की है तो फिर पार्ट ऑफ प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर वो 2-3 कॉलम्स की प्राइमरी की होगी तो फिर ही पार्ट ऑफ प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर पार्ट ऑफ प्राइमरी की डिटरमिन्स नॉन की एट्रीब्यूट्स, जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो कुछ दूसरे एट्रीब्यूट्स को, कॉलम्स को डिटरमिन कर रही थी, और एम्प्लॉय आईडी जो है ये कंपोजिट की का भी हिस्सा थी। तो अगर कंपोजिट की का कोई कॉलम किसी दूसरे कॉलम्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, या हम ये कहते हैं कि इस टेबल के अंदर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। और ये कब एग्जिस्ट करती है? जब उस टेबल के जो कंपोजिट की है इसका कोई कॉलम उस टेबल के दूसरे कॉलम्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है। ओके जी, और ये इशू क्रिएट करती है, अनोमलीज क्रिएट करती है, तो इसको हमें किसी तरीके से रिमूव करना होता है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है जिसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये है कि नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन्स अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो प्राइमरी की कंपोजिट की का वो कॉलम हिस्सा भी नहीं है और जिसको वो डिटरमिन कर रहा है वो भी हिस्सा नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम ये कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ये अपना माइक ऑफ कर लिया करें। हाँ जी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये है कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमिन करे तो हम ये कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। नॉन की का मतलब ये है कि वो एट्रीब्यूट जो डिटरमिन कर रहा है, डिटर्मिनेंट है, वो एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ प्राइमरी की भी नहीं है या पार्ट ऑफ कंपोजिट की भी नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ओके जी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ इस सिचुएशन को। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इट हैज़ 3 टाइप्स। एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है अगर प्राइमरी की एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा हो तो इसको हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर पार्ट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट जो कि कंपोजिट है अगर दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है तो इसको हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। और थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है तो इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस डिस्कशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिस्कशन? You can raise hand if you have any question related to this discussion. क्वेश्चन छोड़ना तो जी अब्दुल्ला बताएं। सर जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो हाँ जी, किसी तरह की एट्रीब्यूट को नहीं कर सकता डिटरमिन? कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज को। ओके सर। ओके, जो आपने सिचुएशन बताई है ये एक्सट्रीमली रेयर है। 1% आउट ऑफ 1/100 ये ऐसा होता है। ये वेरी रेयर है, वेरी रेयर। जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला रफीक। सर ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसके केस में नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं वो सर सिंगली भी उसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है।
कि नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है। ओके ओके। हाँ जी, अभी मैं आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब वही जो अभी आपने देखा था, इसमें से आपके पास 3 मिनट्स हैं। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं इनको आइडेंटिफाई करके कमेंट की फॉर्म में लिखें। सब लोग, ये आपका अटेंडेंस क्वेश्चन है। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करें इस टेबल में से और कमेंट की फॉर्म में लिखें। यू हैव 3 मिनट्स।
हाँ जी, ये सलमान ज़रा आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कोर्स टाइटल, क्या मतलब है इसका? सलमान 1054। आपको आवाज़ आ रही है सलमान? सर वो कह रहा है माइक नहीं ऑन कर पा रहा। हाँ जी, अवैस तारिक, हाफिज़ अवैस तारिक, आप ज़रा बताइएगा। जी सर। आपने क्या आंसर दिया है? सर एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल। ये क्या बता रहे हैं आप, इनके दरमियान क्या है? सर ये पार्शियल डिपेंडेंट है, बल्कि इंडिपेंडेंट है। पार्शियली इंडिपेंडेंट है? सर ये इंडिपेंडेंट है, पार्शियल डिपेंडेंट सिर्फ इंडिपेंडेंट है। मैंने क्वेश्चन किया था कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी किस कॉलम्स की है आपस में। जी अनस, आप ज़रा बताएं। अनस एहसन, आपने भी यही आंसर दिया हुआ है, कॉपी किया है इसको? सर बेसिकली 1059। सर इन दोनों, यस सर। सर एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी के आपस में पार्शियल इंडिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी इन दोनों के आपस में। कैसे है, कैसे ज़रा बताएं। सर बाकी पहले तो क्योंकि मुझे बताएं, कोई जितने भी इसका हमारे पास तल्लक है आपस में? एम्प्लॉय और कोर्स टाइटल का कोई तल्लक है आपस में? सर सर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, बाकी सब इन पे डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली। ये किस टाइप की फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी? सर ये फुली होगी फिर। हाँ, तो फुली के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। मैंने पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में पूछा था। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? सर पार्शियल डिपेंडेंसी तब होती है जब वो पार्शली आपस में डिपेंड करते हैं बेसिकली एक दूसरे पे। पार्शियली डिपेंड करते हैं। हाँ जी, 1076, आप जरा बताइएगा। 1076। यस सर। आपने भी एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये क्या पार्शियल डिपेंडेंसी है? सर एम्प्लॉय आईडी पे वो नेम, डेट, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी वो हो रहे हैं पार्शियली हाँ जी, डिपेंड। पार्शियली डिपेंडेंसी है, ठीक है जी। कोर्स टाइटल
और एम्प्लॉय आईडी इस टेबल के अंदर कंपोजिट की है। ये ज़रा देख लें, इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ से 3 टाइप्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर प्राइमरी की दूसरे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहा हो तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। अगर पार्ट ऑफ प्राइमरी की दूसरे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहा हो तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। अगर नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहा हो तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। ओके जी, यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पर ज़रा आइएगा कि ये जो एग्जांपल है ये आपको बता रही है कि ये वाली जो सिचुएशन है ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ओके जी, और ये वाली सिचुएशन जो है ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। मैं इसको लिख रहा हूँ फुल FD। ये वन ऑफ द सिचुएशन है जो कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो सिचुएशन है ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ये आपके पास पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेट्स कॉल इट पार्शियल FD। कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी सर, जो क्वेश्चन? कोर्स की डेट कंप्लीशन है उसके लिए अकेला कोर्स टाइटल काफी नहीं है? कोर्स की डेट कंप्लीशन के लिए अकेला किस तरह से? देखें, ये किसी एम्प्लॉय की किसी कोर्स के अंदर डेट कंप्लीशन है। जी सर। ओके जी, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी, कोर्स टाइटल के अगेंस्ट आपको मल्टीपल डेट कंप्लीशंस आ जाएंगी। यूनिक ठीक है डिटर्मिनेशन सर। नहीं है यहाँ पे। जी सर, समझ आ गई। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर कोर्स टाइटल नहीं ना कर रहा पार्शियली डिपेंडेंट किसी को भी? नहीं, कोर्स टाइटल किसी को नहीं कर रहा। यस सर, ओके सर। हाँ जी, अब ज़रा आ जाते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन की तरफ दोबारा से। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए तो आप मल्टी वैल्यूज़ जो हैं इनको रिमूव करते हैं। फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए आप पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। ओके, पार्शियल डिपेंडेंसीज जो हैं वो आप रिमूव करते हैं फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए, और सेकंड से थर्ड में जाने के लिए आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो हैं इनको रिमूव करते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो हैं इनको रिमूव करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है। और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज आप रिमूव करते हैं थर्ड से फोर में जाने के लिए। तो अब एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो गया है कि पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो हैं ये क्या होती हैं। तो अब ज़रा हम एक एग्जांपल के साथ जो है इस कॉन्सेप्ट जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है कि ए टेबल इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ there exists single data value at each intersection of row and column, ये एक्चुअली सेल होता है, and primary key is decided। तो अगर टेबल में मल्टी वैल्यूज़ नहीं हैं और आपने प्राइमरी कीज़ जो हैं इनको डिसाइड कर लिया हुआ है तो आपका टेबल जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अगर मैं आपके सामने एक टेबल जो है वो प्रेजेंट करूं, जैसे अभी ये टेबल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इस टेबल को क्या हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? एनी आइडिया? क्या इस टेबल को कहा जा सकता है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? नो सर। नो। रीज़न क्या है? सर इसमें जो मल्टी वैल्यूज हैं सेल में। हाँ जी, मल्टी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे सेल्स हैं प्राइमरी की भी नहीं डिफाइंड, और प्राइमरी की भी नहीं डिफाइंड। गुड। तो अगर ऐसा टेबल जिसमें मल्टी वैल्यूज़ हों
और प्राइमरी की भी ना डिफाइंड हो, लेकिन वो टेबल की तरह नज़र आ रहा हो हमें, तो इस तरह के टेबल को हम 0NF कहते हैं। ये टर्म ऊपर नज़र आ रही है आपको 0NF की ना? तो ऐसा टेबल जो टेबल की तरह नज़र आ रहा हो हमें, लेकिन उसमें मल्टी वैल्यूज़ हों और इस तरीके से प्राइमरी की जो है वो डिसाइडेड ना हो, तो इस तरह का टेबल जो है इसको हम कहते हैं कि ये टेबल जो है ये 0NF में है या 0 नॉर्मल फॉर्म में है। तो अभी जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ये 0 नॉर्मल फॉर्म में तो है, लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए ये जो मल्टी वैल्यूज़ हैं इनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके जी, मल्टी वैल्यूज़ को रिमूव करने का क्या तरीका होता है कि आप जो वैल्यूज़ हैं इनको रिपीट कर दें। मल्टी वैल्यूज़ को रिमूव करने का तरीका ये है कि आप जिनके लिए मल्टी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको आप रिपीट कर दें। फॉर एग्जांपल ये जो सेम वैल्यूज़ हैं E2, इनको मैं रिपीट कर देता हूँ। तो जिस सेल के लिए ये मल्टी वैल्यूज़ आ रही थी उसके लिए इन सेम वैल्यूज़ को मैं नीचे की रो में रिपीट कर देता हूँ। तो क्रिएट एक्स्ट्रा रोज़ और इन वैल्यूज़ को रिपीट कर दें जिन वैल्यूज़ के लिए ये मल्टी वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। ओके जी, तो ये तरीका समझ गए आप कि हाउ टू रिमूव द मल्टी वैल्यूज़। हाँ जी, अब ज़रा देखिएगा इसको। अब मैंने मल्टी वैल्यूज़ यहाँ पे रिमूव कर दी है। ओके जी, आप देख रहे हैं कि अब इस टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूज़ नहीं है। मल्टी वैल्यूज़ को रिमूव करने का तरीका मैंने क्या यूज़ किया है कि मैंने जिन रोज़ के लिए मल्टी वैल्यूज़ आ रही थी उन मल्टी वैल्यूज़ उस पोर्शन ऑफ द रो जो है इसको मैंने रिपीट कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे मल्टी वैल्यूज़ आ रही थी उस पोर्शन को मैंने रिपीट कर दिया है। पूरी रो रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ मल्टी वैल्यूज़ के लिए इसको मैंने रिपीट किया है। अब दूसरा काम मैंने ये करना है कि इस टेबल के लिए प्राइमरी की डिसाइड करनी है। प्राइमरी की जो है वो सिंगल कॉलम की अब नहीं बनेगी। एम्प्लॉय नंबर रिपीट हो रहा है और यहाँ पे एक दूसरा कॉलम मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्ट नंबर के नाम से। ओके जी, ये प्रोजेक्ट नंबर जो है इन दोनों को मिला के एम्प्लॉय नंबर को और प्रोजेक्ट नंबर को मिला के मैंने इस टेबल के लिए प्राइमरी की जो है वो डिसाइड की है। ओके जी, तो अब ये टेबल जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब मैं कह सकता हूँ कि ये टेबल जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिस्कशन? जी 1071। जी वलीद 1071 जी बताएं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी हसन आप बताएं क्या क्वेश्चन है। सर इसका मतलब है कि जब हम अपने टेबल को 0 नॉर्मल फॉर्म से 3rd नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचाएंगे तो उस दौरान हमारी सिंगल कॉलम प्राइमरी की तो बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने उसकी हाँ, मल्टी वैल्यूज को भी रिमूव करना होता है और वो हमें ज्यादा पहले स्टेज में नहीं बनेगी, पहले स्टेज में नहीं बनेगी, लेकिन आगे जब नए नए टेबल्स बनेंगे तो उनमें हो सकता है सिंगल कॉलम प्राइमरी कीज बन जाए। ठीक है। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। ये एक टेबल आपको नजर आ रहा है, क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? नो सर। नो सर। नो जरा सर। जरा इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आए। सर दो इसमें रोज और ऐड हो जाएंगी, एक B44 के लिए, एक B55 के लिए। दो ऐड होंगी या तीन ऐड होंगी? सर टोटल दो तीन हो ऐड जाएंगी। होंगी, टोटल 3 सर हो दो जाएंगी। ऐड एक होंगे। तो है
तो सर और B33 B44 B55 इस तरह आ ओके जाता है। और व्हाट अबाउट द प्राइमरी की? सर उसकी पैटर्न आईडी बनानी और साथ फॉरवर्ड बुक्स। सर इसका कंपोजिट ही बनेगी इसकी भी। कॉम्पोजिटिव इसकी भी सर कॉम्पोजिटिव इसकी भी बनेगी क्योंकि वो ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक और एग्जांपल दे लें, ये इसका सलूशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ये एग्जांपल देखें ज़रा, ये एयरलाइंस हैं, उनके फ़्लाइट नंबर्स हैं और किन किन दिनों में वो जा रही हैं वो बताया गया है। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे ये UA59 जा रही है, और जो UA73 है ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को जा रही है। क्या ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? नो सर। नो। इसको भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही तरीका, मल्टीपल रोज क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अब जरा ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं जो अभी हमने किया था। क्या इस टेबल के अंदर अनोमलीज हैं? जरा सब लोग मुझे लिख के बताएंगे या माइक से ही बता दें। इस टेबल में इंसर्शन अनोमली क्या होगी? जस्ट रेज योर हैंड। इस टेबल के अंदर इंसर्शन अनोमली क्या होगी? जी 1634 जरा आप बताइएगा। 1634 1634 जरा अनम्यूट करें। जी 1037 आप जरा बताइएगा, इस टेबल में इंसर्शन एनॉमली क्या होगी? ये अब्दुल्ला आप बताएं। सर जब हमने अब इसको P1 और P2 को हमने जब तोड़ा था तो हमें डमी डाटा देना पड़ा इधर, स्मिथ का, एनालिस्ट का और 48,000 का। ये हमारी इंसर्शन एनोमली है। उसको तोड़ने के लिए हमें उसका एक्स्ट्रा मतलब कि डमी डाटा नहीं देना पड़ा। नहीं, सही नहीं कह रहे। कोई और बताए, कोई और बताए इंसर्शन एनॉमली क्या होगी? जी अबैदुर रहमान। सर जब भी कोई नया एम्प्लॉय आएगा कंपनी में, तो उसके लिए लाजमी है कि उसका कोई प्रोजेक्ट नंबर भी हो, कि उसे कोई प्रोजेक्ट एग्जैक्टली। तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए आपको प्रोजेक्ट का डमी डेटा एंटर करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ रहे हैं? एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए आपको प्रोजेक्ट का डमी डेटा एंटर करना पड़ेगा। ये इंसर्शन एनॉमली है। एक और इंसर्शन एनॉमली ये है कि प्रोजेक्ट का डेटा एंटर करने के लिए, नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, अभी कोई एम्प्लॉय साइन नहीं हुआ, प्रोजेक्ट का डेटा एंटर करने के लिए आपको एम्प्लॉय का डमी डेटा एंटर करना पड़ेगा। एटलीस्ट उसका आईडी एंटर करना पड़ेगा ज़रूर, डमी। बाकी आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। ये क्या है? ये इंसर्शन एनॉमली है। तो व्हाट इज सर हम डिलीशन? क्यों ऐड करेंगे? जी सर हम क्यों प्रोजेक्ट का डाटा ऐड करेंगे जब एम्प्लॉय है ही नहीं हमारे पास? नया एम्प्लॉय आ गया ना, नया एम्प्लॉय, सर तो हम फिर क्या तो करें? डमी वैल्यूज उनकी, हम तो वैल्यूज ही डमी कर रहे हैं। अगर वो एम्प्लॉय होता तो हम उसका डाटा इनपुट ना करते। एम्प्लॉय तो है ही नहीं, हम तो प्रोजेक्ट का डाटा कर रहे हैं। नहीं, इसमें एम्प्लॉय का डेटा भी एंटर हो रहा है और प्रोजेक्ट का भी हो रहा है। सर वो उस केस में नहीं हो रहा जब आपके पास एम्प्लॉय आ जाता है न्यू और प्रोजेक्ट नहीं होता। नहीं, लेट्स से आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए न्यू एम्प्लॉय चले जाते हैं और आपको कोई भी प्रोजेक्ट अभी साइन नहीं हुआ, ठीक है? तो फिर आपका डेटा कैसे एंटर होगा? मुझे करके बताएं इस टेबल के अंदर। सर वो मतलब जो मेरा नाम, टाइटल, सैलरी वो तो नहीं, जो बीच में आ जाएगी कि नहीं? ठीक है, तो अभी आपको अगर प्रोजेक्ट साइन नहीं हुआ तो फिर प्रोजेक्ट के डेटे के लिए क्या करेंगे? जो रो का सर बाकी हिस्सा है वहाँ, प्रोजेक्ट के लिए तो डमी डाटा आ जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ। तो डमी डेटा है ना, सर डमी ये डेटे मैं का। आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप जैसे आपने दूसरी एग्जांपल दी है कि प्रोजेक्ट नंबर के लिए जो प्रोजेक्ट का डाटा है वो हम एंटर कर दें और बाकी एम्प्लॉय के लिए हम डमी डाटा एंटर कर दें। ये दूसरी इंसर्शन एनॉमली मैंने आपको बताई है। सर मैं ये लेट्स पूछ से रहा हूँ ये केस क्यों होगा जब आपके पास कोई एम्प्लॉय आया ही नहीं है तो आप उसके प्रोजेक्ट का डाटा क्यों एंटर करेंगे?
नो 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 नो, सो मैनी टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोजेक्ट पहले अप्रूव हो जाते हैं, फिर 2-3 माह लग जाते हैं उनके लिए एम्प्लॉय डिसाइड करते वक्त। तो लेट्स से एक प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, उसका बजट अप्रूव हो गया है, उसका टाइम अप्रूव हो गया है, अभी उसके लिए एम्प्लॉय डिसाइड नहीं हुए, तो उस प्रोजेक्ट का डेटा कैसे एंटर करेंगे? ठीक है साहब, समझ आ गई। जी, यहाँ पे डिलीशन एनोमली क्या है? जी, डिलीशन एनोमली कोई बताए। जी, अली रजा आरिफ, ज़रा डिलीशन एनोमली बताएं क्या है 1042। जी सर, सर इसमें अगर हम सर अगर सर हमने उसका एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करना है तो सर हमें उसका प्रोजेक्ट डाटा भी डिलीट करना पड़ेगा। तो सर ओके, इसलिए हो जाएगा, करना हो जाएगा। जी सर। ठीक है जी। और यहाँ पे अपडेट एनोमली क्या है? सर अपडेट अनोमली सर इसमें ये होगी कि सर अगर हमने सर एक एम्प्लॉय का डाटा चेंज करना है तो सर वो 2 जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो सर हमें इसका 2 जगह पे चेंज करना पड़ेगा। चलें ठीक है, अभी फिर 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें, इसके बाद अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। ओके सर, सर ये लीव कर देना फिर।